आपके थर्ड पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट में हम प्रधानाध्यापक के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। जैसे पूर्व की कक्षा में हमने उनके गुणों का अध्ययन काफी कुछ कर दिया है। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए प्रधानाध्यापक के नेतृत्व संबंधी गुणों का अध्ययन में किया था। आज हम सिद्धांत करेंगे, ठीक है। प्रशासनिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत ठीक है। प्रधानाध्यापक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित गुण हैं वह प्रशासनिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा वह अपने प्रशासन को, अपने संस्था के प्रत्येक कार्य को भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए एक सुगम और सरल रूप में कार्य को संपादित करता है। एक कुशल जो है प्रधान, संस्था प्रधान वही होता है जो हर कार्य को अपनी विद्वता, कुशलता और समझबूझ के माध्यम से मानवीय भौतिक संसाधनों को समन्वय करते हुए किसी को उससे कोई परेशानी ना होते हुए कार्य को संपादित करें। तो जब हम इस माध्यम से इस तरीके से किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य का परिणाम सरल होता है, जो है अच्छा होता है, और जो भी कार्य किया जाता है उसमें हर व्यक्ति रुचि के साथ कार्य करने के लिए अग्रसर होता है। एक दबाव, एक प्रेशर में कार्य करना और एक समन्वय की भावना के साथ, सहयोग की भावना के साथ, यहाँ हम कहें कि एक दोस्त के तरह हम किसी से कार्य कराते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलती है और हर व्यक्ति उसमें रुचि लेता है। उसी में पहला है आपका नियोजन। जैसे कि मैंने पिछली वाली कक्षा में भी बता दिया था इसको, नियोजन। दूसरा है क्रियान्वयन, क्रियान्वयन। तीसरा है समन्वय। चौथा है व्यापकता का सिद्धांत। और अगला है आदर्श व्यवहार और मूल्यांकन। ये जो है प्रशासनिक गुण जो है एक प्रधानाध्यापक में होने चाहिए। इन गुणों को लेकर यदि कोई भी कार्य संपन्न किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता हासिल होती है। इसके बाद अब है विशेषताएं, प्रधानाध्यापक की विशेषताएं। ये प्रधानाध्यापक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अब विशेषताओं में जो है रायगढ़ जो शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने कहा है कि एक प्रधानाध्यापक जो है उसका दृढ़ चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि हम किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं, हम किसी के आदर्शवान तभी बनते हैं जब हम स्वयं उन सब चीजों का अनुसरण करते हैं या हमारे गुणों के माध्यम से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, ठीक है। तो एक जो संस्था प्रधान है उसका जो है उत्तम चरित्र होना अनिवार्य है, जिसके द्वारा वह किसी भी कठिन परिस्थिति में डगमग नहीं होगा और अपने को निडर रखते हुए, निर्भय रखते हुए कार्य को संपादित करेगा। क्योंकि जब हम सही होते हैं, हम गलत नहीं हैं, तो हम किसी से डरते भी नहीं हैं। आदमी उत्तम चरित्र जो होता है व्यक्ति को
एक सत्यवान बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रधानाध्यापक में दृढ़ चरित्रवान होना अनिवार्य है। इनका कहना है कि प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा है कुबर्ली नामक शिक्षाविद जो है, उन्होंने क्या है कि एक प्रधानाध्यापक में तर्क शक्ति, ज्ञान तथा अदम्य साहस होना देखिए, जब हम कोई भी काम का बीड़ा उठाते हैं या कोई प्रमुख एजेंडा अपने को करने का ठानते हैं, तो जो भी संस्था प्रधान होता है तो उसमें एक तर्क शक्ति होती है। और तर्क शक्ति का विकास कब होता है? जब हम किसी उस विषय वस्तु के जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रत्येक पहलू के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और सप्रमाण उस बात को सिद्ध करने की शक्ति रखते हैं। और ये शक्ति तभी आती है जब हम निरंतर अध्ययन करते हैं, नए नए जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं उन कंसेप्ट के बारे में नई नई जानकारियां हासिल करते हैं। जब हमारे पास वो सारा भंडार, हमारे पास ये ज्ञान का भंडार हो जाता है, तो हम किसी भी चीज को तर्क के साथ, प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं और तभी हम ज्ञानवान बनते हैं। क्योंकि ज्ञान प्रदान करने के लिए निरंतर रीडिंग हैबिट होनी अनिवार्य है। ये एक संस्था प्रधान के लिए नहीं, ये एक सामान्य हर व्यक्ति के लिए भी ये नियम होता है कि कहीं भी कुछ भी पढ़ने को मिले, कुछ भी जानने को मिले, हमको शिक्षा हर चीज से प्राप्त होती है। एक चींटी भी हमको ज्ञान देती है। क्यों? कैसे? जब हम उसको देखते हैं कि वो निरंतर एक जो है एक के साथ एक लाइन में चलने की जो उनकी अनुशासन में क्षमता है, या किसी अपने से 4 गुनी भार को उठाने की उसकी क्षमता को जब हम देखते हैं, चींटी बहुत छोटा जीव है और वो अपने से 4 गुना भार को ले जाती है, तो हम तो इतने बड़े जीव हैं, हम अपने से 4 गुना भार को नहीं उठा सकते। ये क्यों की भावना जब हमारे अंदर आती है तो हम हर चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। प्रकृति में हर चीज कोई ना कोई हमको शिक्षा प्रदान करती है। एक गुरु के सानिध्य में ही शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती है, उसके लिए हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। बस शर्त ये है कि ग्रहण करने की हमारे में शक्ति होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। यदि हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है और हम किसी चीज के नकारात्मक पहलू को देख रहे हैं, तो हम उससे किसी भी प्रकार से कोई शिक्षा नहीं ले सकते हैं। तो ज्ञानवान भी तभी होते हैं जब हम निरंतर हैबिट करते हैं और अदम्य साहस। जब हम हर चीज के हर पहलू को समझने लग जाते हैं कि आगे इन फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव होगा, कैसे इसको करेंगे, तो जब हम कोई काम का बीड़ा उठाते हैं तो उसमें हमारे कठिनाइयां भी आती हैं। उन कठिनाइयों का जो है साहस के साथ मुकाबला करना अदम्य साहस कहलाता है। एक प्रधानाध्यापक में तर्क शक्ति, ज्ञान और अदम्य साहस का होना बहुत अनिवार्य है। पूर्व में भी हमने ये बात कंसेप्ट क्लियर करा था कि प्रधानाध्यापक में तर्क शक्ति, ज्ञान और अदम्य साहस होना अनिवार्य है। ये हर एक संस्था प्रधान में होना जरूरी होता है। अब है
नीतियों के निर्धारण में अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों, तथा समाज के सभी सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। पहला कार्य है कि शैक्षिक नीतियां, अभी आपको पता हो कि नई शिक्षा नीति 2020 आई है, ठीक है। अब इसमें शिक्षा में बहुत से परिवर्तन भी किए गए हैं। परिवर्तन समय की मांग होती है, एक ही चीज को बहुत लंबे समय तक नहीं अपना सकते, क्योंकि हर चीज में समय, परिस्थिति और काल के अनुसार परिवर्तन होता है और परिवर्तन के आधार पर ही उसमें परिवर्तन करना किसी चीज में ये एक नियम है, क्योंकि जब उसकी गुणवत्ता तभी बढ़ेगी जब हम उसमें परिवर्तन करेंगे। तो शिक्षा नीति जो नई 2020 आई है, और जो भी नीतियां शिक्षा से संबंधित शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर बनाई जाती हैं, उन सभी नीतियों को का निर्धारण करना कि किस प्रकार से उन नीतियों का संस्था में क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक है। फिर उनको अध्यापकों को उससे अवगत कराना, अध्यापकों के बाद उनके छात्र जो हमारे अध्ययन करने आ रहे हैं वह और उनके अभिभावकों को उन सब से, उन योजनाओं से अवगत कराना तथा समाज के सभी सदस्यों को उसके लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, क्योंकि जब भी कोई चीज में हम परिवर्तन करते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष के दो व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग उसको सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं और कुछ उसका विरोध करते हैं, ठीक है ना। अभी आपको देखते हैं न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में रोज आता है, कुछ लोग जो है उस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं और कुछ उसको बहुत सहज से स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जब परिवर्तन होता है तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी नई चीज को स्वीकार करने में बहुत समय लगता है और इसके लिए दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। तो समाज के सभी व्यक्तियों को, अभिभावकों को, छात्रों को, अध्यापकों को उन नई योजनाओं के बारे में सकारात्मक सोच देते हुए उनको तैयार करना। अन्यथा हम कोई भी चीज नहीं चालू करेंगे तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, जो अध्ययन केंद्र के प्रमुख कर्ता शिक्षक है वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो योजना सफल नहीं होगी। उस योजना के पॉजिटिव इफेक्ट्स बताते हुए उस योजना को लागू करना और समाज के सभी सदस्यों को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। दूसरा है इन नीतियों को कार्य रूप में बदलने के लिए सभी का सहयोग
प्राप्त करना। देखिए, जब हम कोई नई योजना चालू कर रहे हैं और इसके लिए हम दूसरे व्यक्तियों को उससे अवगत करा के उनका को अपने पक्ष में लेने का कुशलता, जो हमने पहले पॉइंट में की थी, जब वो प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में समाज के जो भी नीतियों को जो हम क्रियान्वित कर रहे हैं कार्य रूप में, बदली हुई परिस्थितियों को लोगों के लिए लोगों को तैयार करना और उनको उसके लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहन देना और उनका सहयोग लेना, क्योंकि अकेला प्रधान अध्यापक या कोई भी संस्था का प्रधान है वो अकेला किसी भी संस्था की बागडोर नहीं चला सकता। इसके लिए उनको समूह में व्यक्तियों की, भौतिक संसाधनों की, समाज के व्यक्तियों की सबकी आवश्यकता और उनका समन्वय लेते हुए कार्य को संपादित करना पड़ता है। तो जो भी बदली हुई परिस्थितियां हैं, नीतियां हैं, उनके लिए सभी का सहयोग लेके कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना, ताकि कार्य सही रूप में संपन्न हो सके। तीसरा है अध्ययन अध्यापन। अध्ययन अध्यापन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना। पढ़ने के लिए यदि वातावरण सही नहीं है तो पढ़ाई की कल्पना करना ही बहुत असंभव माना जाता है। बालक को अध्ययन अध्यापन के लिए उचित वातावरण प्रदान करके ही हम शिक्षण के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए, या जो शैक्षणिक गतिविधियां जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया चल रही है उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही तरीके से यदि हम शिक्षण कार्य कराते हैं तो बालकों को उसमें जो है कम रुचि आने लग जाती है। उसमें रोचकता बढ़ाने के लिए जो है अलग अलग विधियों से शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे जो है एक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सके। अभी शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने के लिए कहा जाता है कि एक शैक्षणिक संस्था शहरी क्षेत्र से बाहर शांतमय वातावरण में स्थापित की जानी चाहिए। जो शहरी क्षेत्र के अंदर, सिटी के अंदर स्थापित हो जाती है, वहाँ पर बहुत सारा व्यवधान उत्पन्न होता है, शोरगुल होता है, बालकों का उससे क्या होता है, ध्यान भ्रमित हो जाता है। एक जगह में गई थी, मैंने देखा था कि वहाँ पर जो है मंदिर के पास में विद्यालय है। मंदिर के पास में विद्यालय होने के कारण जो है बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बच्चे उधर देखते रहते हैं, मंदिर में भजन कीर्तन चलते रहते हैं, या कोई गणेश स्थापना जब होती है तो बहुत सारी भीड़ आती है, माइक लगाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गाने भी चलते रहते हैं, लोग नाचते रहते हैं, करते रहते हैं। इससे बालकों का ध्यान क्या होता है, डाइवर्ट होता है। तो उस डाइवर्ट की स्थिति में जो टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। तो इसके लिए बालकों को एक उचित वातावरण का निर्माण करके शिक्षण कार्य कराना चाहिए, जिससे बालक जो है अधिक से अधिक जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें एकाग्र रह के उसका अध्ययन करें। चौथा है विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं और शिक्षा के
आदर्श तथा व्यवहार में समन्वय स्थापित करना कि विभिन्न शैक्षणिक क्रियाएं और शिक्षा के आदर्श व्यवहार, दो विपरीत चीजों में समन्वय स्थापित करके कार्य को संपादित करना एक कुशल प्रशासक के लिए अनिवार्य होता है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें दो विपरीत व्यक्तियों से, दो विपरीत परिस्थितियों से सामना हमको करना पड़ता है। उन विपरीत परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करके कार्य को संपादित करना एक कुशल प्रशासक के अंदर ही वह गुण होता है, और वह गुण यह एक प्रधानाध्यापक के अंदर होना चाहिए। पांचवा है उचित व्यक्ति की रुचियों को ध्यान में रखकर कार्य दिया जाए। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता, और जब हम किसी बड़े काम का बीड़ा अपने ऊपर उठाते हैं तो एक प्रशासक को अपने अधीन हर कर्मचारियों की रुचियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए। क्योंकि बिना रुचि के यदि किसी को काम दे दिया जाता है तो कार्य सही रूप से संपादित नहीं होता, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, एक थोपा हुआ काम एक इच्छा से ग्रहण करके किया गया काम में बहुत अंतर होता है। तो अपने अधीन जो मानवीय संसाधन है, उन मानवीय संसाधनों की रुचियों को जानकर उसके आधार पर जो भी कार्य है उसका डिवाइडेशन किया जाना चाहिए, ताकि कार्य में वो अपनी स्वयं की समझ बूझ को सम्मिलित करके एक नवीन रूप देकर कार्य करने की कोशिश करेगा और उस कार्य में हमको अधिक सफलता मिलेगी। आगे है बेटा छठा है शिक्षा कार्य की जटिलता को शिक्षण कार्य की जटिलता को दूर करना। जो भी शिक्षण कार्य में कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को सहज रूप में दूर करने की कोशिश करना या समझ बूझ के साथ में उसको दूर करने का प्रयास करना। उस कठिन जटिलता को यदि और जटिल बना दिया जाए तो कार्य बहुत कठिन हो जाएगा, कोई भी उसको करने की कोशिश नहीं करेगा। तो एक प्रधानाध्यापक में अन्य अध्यापकों से ज़्यादा गुण होते हैं, इसी वजह से वो प्रधानाध्यापक करता है। तो जो भी कठिनता आ रही है, जो भी जटिलता आ रही है, उसको दूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन को निरंतर प्रभावपूर्ण बनाना तथा अपनी सफलता का
तथा अपनी सफलता का अनुमान कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका समय समय पे एज ए पर्यवेक्षक निरीक्षण करना और उसमें सुधार के लिए सजेशन के रूप में, सलाह के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को सहयोग देना, एक ऑर्डर में काम कराना, एक समन्वय और पर्यवेक्षक के आज और जो है निरीक्षण करता की जगह पर्यवेक्षण शब्द काम में लिया जाता है। इसका रीजन क्या है? पर्यवेक्षण जो होता है उसका कार्य होता है कि जो भी कार्य का वो पर्यवेक्षण कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उसमें वो सलाह के रूप में सुझाव दे, ना कि ऑर्डर के रूप में। तो जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य की सफलता और असफलता का जो मूल्यांकन प्रधान अध्यापक को समय समय पर करते रहना चाहिए और उसमें यदि कोई कमी दिखाई दे रही है जो उन्होंने सोचा है और जो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें यदि कमी दिखाई दे रही है तो उस कमी को एज ए पर्यवेक्षक जो है दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और जो भी मूल्यांकन हम जो बीड़ा उठाया है कार्य को पूर्ण करने का, उसमें हमको कितने परसेंट कितनी सफलता मिली है, उसमें अभी क्या कमी रह गई और आगे हमको इसमें क्या सुधार करना चाहिए, इसको सोचकर आगामी योजना में उन सब को जो है अलग करके उसमें सुधार करते हुए हमको कार्य करना है। नेक्स्ट है अध्यापकों को प्रयोग तथा अनुसंधान के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना कि जो टीचर हैं विद्यालय के अंदर उन अध्यापकों को अधिक से अधिक नया कुछ करने के लिए प्रेरित करना। यदि वो कोई अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं तो इसके लिए उनको मोटिवेट करना, उनको अवकाश स्वीकृत करना, वित्तीय रूप से कोई आवश्यकता है तो उस वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि उनका वो नया ज्ञान हम अपने विद्यालय में आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके बाद है लास्ट है अध्यापकों के लिए कल्याणकारी सेवाओं का आयोजन करना। कि हम किसी से जब काम कराते हैं तो मोटिवेशन के लिए यदि कोई उसको पुरस्कार मिलता है तो आगे वो और अधिक उस काम को करने की कोशिश करें। तो जो भी अध्यापक के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को विद्यालय में चालू करना और उनका लाभ अध्यापकों को दिलाना। इससे अध्यापक खुशी खुशी कार्य को करने के लिए अग्रसर होंगे। ये विशेषताएं एक जो है प्रधान अध्यापक के अंदर होनी चाहिए जिससे वो अपने संस्था को सही रूप से चला सकता है। आज तक देखा इनको प्रधान अध्यापक
के दायित्व व कार्य बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को बचाने की